100% कहानी, 100% मजा, 100% मैजिक। किस्सा एक कहानी का। दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। चुड़ैल, भागो। बात काफी पुरानी है। मुझे पूरी तरह तारीख तो याद नहीं, पर यहां बाहर ही पुरानी नदी के पास एक कब्रिस्तान था। दूर दराज तक कोई और कब्रगाह ना होने के कारण पूरे कस्बे के मुर्दों को यहीं दफनाया जाता था। जमीन का सीना चीर कर आदमी को इसी में दबा दिया जाता था। कितना भी अमीर हो या गरीब, अंत में उसे 2 गज जमीन ही मिलती। अगर अमीर होता तो सजे धजे ताबूत में आता और उसकी कब्र के पत्थर पर खूबसूरत डिजाइन की नक्काशी होती, और गरीब को एक कफन नसीब होना भी बड़ी बात थी। डॉक्टर, मरीज, दरोगा, मुजरिम, सब के सब इसी मिट्टी की चादर ओढ़कर सो जाते थे। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी दिल दहल जाता है। एल्फ्रेड बिन बाप का बेटा था। उसकी मां दिन भर काम करके किसी तरह एल्फ्रेड और अपना पेट पाल रही थी। उसका पूरा दिन हॉस्पिटल में काम करते निकल जाता। वो एक अच्छी नर्स थी। उसके जैसा सेवा भाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा लगता था कि तनख्वाह तो जैसे उसके लिए एक बहाना थी। हालांकि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, पर फिर भी वह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती थी। मरीजों को समय पर दवाई देने से लेकर जब तक वे चैन से सो नहीं जाते थे, लीजा घर नहीं आती थी। सब की सेवा करके उसे ढेरों दुआएं मिलती थी, जिसकी वजह से उसके दिल को काफी सुकून मिलता था। नहीं मिल पाता था तो बस अपने इकलौते बेटे एल्फ्रेड के लिए समय। वैसे तो एल्फ्रेड बड़ा होनहार लड़का था, पर पिता के जाने के बाद वो मां के साथ समय बिताने को तरस जाता था। दुनिया के लिए उसकी मां देवी थी, पर इस देवी के दर्शन उस बेचारे को नहीं हो पाते थे। लीजा देर रात घर आती थी, तब तक एल्फ्रेड सो चुका होता था। सुबह बस नाश्ते के समय ही दोनों मिलते थे, जिसमें दिन के लिए तैयारी करने की वजह से खास बात नहीं हो पाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एल्फ्रेड लगभग 20 साल का हो चुका था, पर मां बाप का प्यार न मिल पाने के कारण वो खुद को काफी अकेला महसूस करता था और कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। इसी अकेलेपन की वजह से वो उस नदी के पास जाकर बैठ जाया करता था। कब्रिस्तान नदी के पास था और कब्र खोदने वाले यानी अंडरटेकर, जिसका नाम जोसेफ था, उससे उसकी अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। कभी किसी गरीब की लावारिस लाश वहां आती तो वो जोसेफ की पूरी मदद करता था। अंतिम संस्कार से लेकर कब्र खोदने में हर काम में वो जोसेफ का साथ देता था। धीरे धीरे उसका मन दुनिया में कम और कब्रिस्तान में जोसेफ के पास ज्यादा लगता था। कई साल एल्फ्रेड वहां दफनाने के लिए लाए जाने वाले मुर्दों और उनके रिश्तेदारों की दुख भरी सिसकियों का गवाह रहा था। उसे जिंदगी से ज्यादा
मौत सच्ची लगने लगी थी। उसका मन नॉर्मल दुनिया में लगता ही नहीं था। लाश दफनाने के बाद वह अक्सर उसके रोते बिलखते रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बैठ जाता और उन्हें तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि ऐसा करने के बाद वो खुद घंटों तक रोता रहता। वो कब्रिस्तान उसे अपना घर लगने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे वहां दबाए जाने वाला हर मुर्दा उसका रिश्तेदार है। दुनिया जिस जगह को मनहूस कहकर अपने रिश्तेदारों को यहां मिट्टी में दफन कर जाती थी, वहां एल्फ्रेड को मन की शांति मिला करती थी। दिन हो, शाम हो या कितनी ही रात हो, एल्फ्रेड को कब्रिस्तान से किसी तरह का डर नहीं लगता था। उसका नजरिया जिंदगी के लिए काफी संजीदा हो चुका था। इसी जगह उसके पिता की भी कब्र थी। उसे धुंधला सा याद था कि उसके पिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उसकी मां ने गांव के कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। वह बहुत छोटा था जब यह सब हुआ था, पर वो इतना समझ गया था कि इस दुनिया में मौत भी सस्ती नहीं है। वहां कब्रिस्तान के कोने में जोसेफ का कमरा था। कभी कभी एल्फ्रेड रात में वहां ठहर जाया करता था, क्योंकि जोसेफ भी बूढ़ा हो चला था। सारे दिन की थकान के बाद कभी कभी वो जोसेफ के लिए खाना बना दिया करता था। ऐसे ही एक रात की बात है। एल्फ्रेड जोसेफ के लिए खाना बना रहा था। तभी बाहर कब्रिस्तान से उसे कुछ लड़कों की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे चिल्लाते हुए कब्रिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे थे। जाने कैसे वो दीवार फांदकर अंदर आ गए थे और अब एक लड़का गेट पर चढ़कर उस तरफ कूदने की कोशिश कर रहा था और बाकी दो लड़के भी थर थर कांप रहे थे। वो भागकर उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? तो वो जोर से चिल्लाए, भागो भागो चुड़ैल, भागो चुड़ैल, वहां चुड़ैल है। उसने कहा, घबराओ मत, और उसने दरवाजा खोल दिया। जाओ, दरवाजे से जाओ, ऐसे यहां मत आना वरना पुलिस में दे दूंगा। और दरवाजा बंद करके वो वापस चल दिया। पर तभी उसका ध्यान वहां कोने में गया। वहां कुछ जलाया गया था। वह भागकर उस ओर पहुंचा तो बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। किसी ने इंसानी बाल जलाए थे। उसने फटाफट वहां पड़ी कुछ मिट्टी आग पर डाली। धीरे धीरे आग बुझ गई, पर बाल जलने की बदबू से पूरा कब्रिस्तान भर गया था। वह जोसेफ के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसने देखा सामने पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी झूल रही थी। उसके सफेद बाल जमीन को छू रहे थे। एल्फ्रेड को जाने कितने साल हो गए थे इस कब्रिस्तान में आते हुए, पर उसे ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला था। उसके गर्दन के पीछे से पांव तक सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। हल्की चांदनी में वह एकदम सफेद रोशनी से चमक रही थी और धीमी धीमी आवाज में गुनगुना रही थी। एल्फ्रेड पलटा और डर के मारे उल्टे पांव जोसेफ के कमरे की ओर भाग पड़ा। भागकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जोसेफ की खाट पर धम से जा गिरा। इससे पहले कि जोसेफ उससे पूछता कि क्या हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। एल्फ्रेड ने जोसेफ से चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक जोसेफ के मुंह से निकल चुका था, कौन कौन है वहां? बाहर से सर्द आवाज आई, मैं हूं चुड़ैल। चुड़ैल? तुम कैसे यहां आई? जोसेफ घबरा कर बोला,
मुझे तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है। वहां बाल जलाकर मुझे आवाज दी गई थी और जैसे ही वहां मैं पेड़ पर पहुंची, मैंने देखा ये और 3 लड़के कब्रिस्तान के कोने में खड़े बात कर रहे थे। उसके बाद ये जलते इंसानी बालों के पास आया और अब मैं इसके पास आया हूं। तभी अल्फ्रेड चिल्लाया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ वापस चली जाओ। मुझे काम बताओ, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है। चुड़ैल बोली, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। उन लड़कों ने बुलाया होगा जिन्होंने वो बाल जलाए थे। मैं नहीं जानती। मैं जब आई तुम भी उनके साथ थे। अब मुझे काम बताओ, वरना मैं तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। अल्फ्रेड बुरी तरह घबरा गया था। वह घबराहट में बोला, अच्छा तुम कल आना, मैं तुम्हें काम बताऊंगा, अभी जाओ जाओ। ठीक है अल्फ्रेड, मैं उसी पेड़ पर बैठी हूं। कल अगर तुमने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। डर के मारे उस रात अल्फ्रेड घर नहीं गया। रात भर उसे डर के मारे नींद भी नहीं आई। वह बस यही सोच रहा था कि अब वह क्या करेगा, चुड़ैल को क्या काम देगा। उधर अल्फ्रेड की मां लीजा रात भर परेशान रही। अल्फ्रेड ने लीजा को कभी नहीं बताया था कि वह पूरा दिन कब्रिस्तान में बिताता है। सुबह हुई, अल्फ्रेड घर पहुंचा तो वहां लीजा रो रही थी और उसके आसपास पड़ोसी जमा थे। अल्फ्रेड को देखते ही लीजा फूट फूट कर रो पड़ी, उठी और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सॉरी मम्मी, मैं रात को घर नहीं आ पाया। लीजा ने अल्फ्रेड को चुप रहने का इशारा किया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन लीजा हॉस्पिटल नहीं गई। सालों में यह पहला दिन था जब मां बेटा दिन भर एक साथ रहे। अल्फ्रेड को वापस पाकर लीजा बहुत खुश थी। रात भर जाने उसे कैसे कैसे ख्याल आते रहे थे। आज अल्फ्रेड ने भी रात घर पर बिताने की सोची। चुड़ैल के घर से वह आज वापस कब्रिस्तान नहीं जाना चाहता था। रात में उसकी मां खाट पर और अल्फ्रेड जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेट गए। बातें करते करते दोनों की कब आंख लग गई मालूम ही नहीं चला। देर रात अल्फ्रेड की आंख किसी के गुनगुनाने की आवाज से खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा तो जले हुए बालों की दुर्गंध से पूरा कमरा भरा था। चांद की रोशनी में उसकी नजर अपनी मां के बिस्तर की ओर गई तो उसके होश उड़ गए। चुड़ैल उस बिस्तर के नीचे लेटी अपनी बड़ी बड़ी सफेद आंखों से उसकी ओर देख रही थी। अल्फ्रेड चीख कर उठ बैठा। उसकी चिल्लाहट से लीजा की आंख खुली। घबराकर वो खाट से उतरी और अल्फ्रेड के पास आकर बोली, क्या हुआ अल्फ्रेड, क्यों चिल्ला रहे हो? अल्फ्रेड घबराकर बोला, चुड़ैल है मां, आपके बिस्तर के नीचे। मम्मी कहां कहां है चुड़ैल? लीजा चिल्लाई और भागकर उसने कमरे की बत्ती जला दी। कहां है चुड़ैल? कोई भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा। अभी थी मां, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। लीजा ने उसे पानी पिलाकर शांत कराया और किसी तरह सुला दिया। अल्फ्रेड फिर से न डर जाए इसलिए लीजा उसके पास ही बैठ गई और बैठे बैठे कब लीजा की आंख लग गई पता ही न चला।
सुबह हो गई थी। लीजा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुई, तब तक एल्फ्रेड जाग गया था। आज मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा मम्मी। हालात देखते हुए लीजा ने कोई बहस नहीं की और दोनों मां बेटा साथ ही हॉस्पिटल चले गए। लीजा को काफी अच्छा लग रहा था। एल्फ्रेड उसके साथ काम करने में उसका हाथ बटा रहा था। तभी हॉस्पिटल में हाहाकार मच गया। एक जवान लड़की वहां लाई गई जिसका दिल निकालने की कोशिश की गई थी। पता लगा कि कोई भयानक औरत वहां घूमती देखी गई थी। मौका देखकर वह इस सोती हुई अकेली लड़की के पास पहुंची और इसका दिल निकालने की कोशिश कर रही थी। लड़की के चिल्लाने से वहां लोग जमा हो गए और तब तक वह औरत वहां से भाग गई। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। किसी तरह उसे शांत किया गया। मरहम पट्टी करके इंजेक्शन देकर उसे इमरजेंसी वार्ड में सुला दिया गया। शाम ढलने तक शोर शराबा कुछ शांत हो गया था। एल्फ्रेड हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। शाम में वह छुपता छुपाता उस लड़की के वार्ड में गया। वह उस लड़की से बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि उस औरत का हुलिया कैसा था, वह कैसी दिखती थी। पर वह लड़की अभी भी बेहोश थी। सफेद दीवारों के कमरे में, सफेद बिस्तर पर, सफेद चादरों से ढकी वो बेसुध सी पड़ी थी। अभी वह उसे देख ही रहा था कि कमरे में फिर से वही जलते हुए बालों की दुर्गंध फैल गई। फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। एल्फ्रेड डर से कांप गया। उसने आवाज की दिशा में देखा तो वही चुड़ैल खिड़की पर उल्टी लटकी थी। उसकी वही सफेद आंखें एल्फ्रेड को घूर रही थी। अचानक उस चुड़ैल के हाथों की लंबाई बढ़नी शुरू हो गई। उसके हाथ उस लड़की की ओर आए, उसकी छाती से उसका दिल निकाला और उसे अपने मुंह में रखकर गायब हो गई। एल्फ्रेड वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वहां बहुत सारी भीड़ जमा थी। पुलिस वाले एल्फ्रेड को घेरे खड़े थे। होश में आने पर एल्फ्रेड ने उस चुड़ैल का हुलिया बताया तो ये दिन में हुई उस वारदात से मेल खाता था। दिन में देखी हुई उस औरत से मिलता जुलता यह चेहरा हर आदमी पहचानता था। किसी को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये उसी का काम है। चुड़ैल का आतंक पूरे इलाके में फैल चुका था। रोज की तरह आज भी लीजा को हॉस्पिटल में देर हो गई थी। सारी नर्सें तेजी से अपना काम खत्म करने में लगी थी। एल्फ्रेड हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी फिर से वहां किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। एल्फ्रेड ने नजर उठाई तो रिसेप्शन डेस्क पर वही चुड़ैल बैठी गुनगुना रही थी। एल्फ्रेड डर के मारे पूरी ताकत से चीख उठा। सारी नर्सें लीजा के साथ दौड़कर वहां आई तो एल्फ्रेड ने लीजा को फिर चुड़ैल देखे जाने के बारे में बताया। एल्फ्रेड बुरी तरह डर गया था और ना तो अब वह घर जाना चाहता था और ना ही कहीं और। अभी सब उसे समझा ही रहे थे कि हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक जोड़ी कदमों की आहट और हुई। ये कदम और किसी के नहीं बल्कि जोसेफ के थे। सारी बात जानकर जोसेफ को गुस्सा आ गया और वह बोला, मैं जानता हूं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। एल्फ्रेड बोला, कुछ भी करो पर मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तुम चिंता मत करो, तुम कल दोपहर एक बड़ा सा शीशा
और कुछ औरतों के बाल लेकर कब्रिस्तान आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। मैं शीशा और बाल लेकर कब्रिस्तान आ जाऊंगा। अगली दोपहर कब्रिस्तान में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। जोसेफ ने चिल्लाकर सबको बताया कि यहां रहने में जान का खतरा है। एल्फ्रेड को छोड़कर सब यहां से चले जाएं। मजबूरी में सबको उसकी बात माननी पड़ी। जोसेफ ने शीशे को ठीक उसी पेड़ के पास मिट्टी में खड़ा कर दिया जहां वह चुड़ैल पहली बार एल्फ्रेड को उल्टी लटकती दिखी थी। जोसेफ ने शीशे को ऐसे लगाया था कि सूरज की किरणें उसमें सीधी पड़ रही थी। शीशे को धूप में खुला रखकर उसके सामने बाल जलाए गए। जलते बालों की दुर्गंध से आकर्षित होकर चुड़ैल ठीक शीशे के सामने प्रकट हो गई। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सूरज की चिलचिलाती रोशनी में चमकते शीशे में उसने खुद को देखा और चीखती हुई वह एक ही झटके में उस शीशे में कैद हो गई। जोसेफ ने भागकर एक पत्थर उठाया और शीशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एल्फ्रेड और जोसेफ ने वहीं कब्रिस्तान में एक गड्ढा किया और सावधानी से एक एक टुकड़ा उठाकर उस गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से बंद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबको चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल चुकी थी। एल्फ्रेड और लीजा के साथ सभी लोग जोसेफ को धन्यवाद देकर घर लौट आए थे। उसके बाद आज तक किसी ने उस चुड़ैल को दोबारा नहीं देखा। पर ऐसा कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान से कभी कभी जलते हुए बालों की दुर्गंध आती है और कई बार वहां लाई लाशों के दिल गायब होते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100% मिस्ट्री, 100% मैजिक, 100%